हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू उज्ज्वल लो क्लासेस। आज मैं आपको आईपीसी का चैप्टर 12 में जो धाराएं हैं, जो सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों के बारे में ऑफेंस हैं, उसके बारे में बताता हूँ। जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं, देखो, सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित जो धाराएं हैं वे हैं सेक्शन 230 से लेकर 263 ए तक। सेक्शन 230 में जो है सिक्के को परिभाषित किया गया है कि सिक्का क्या है, और भारतीय सिक्के को भी 230 में ही परिभाषित किया है। यानी सिक्का और भारतीय सिक्का दोनों को, सिक्का किसी भी देश का हो सकता है, यानी कि पाकिस्तान का हो सकता है, बांग्लादेश का हो सकता है, नेपाल का हो सकता है, जर्मनी का हो सकता है। उसके बारे में सिक्का क्या है, यानी कि सिक्का की परिभाषा के अंतर्गत ये है कि सिक्का तत्समय, यानी कि किसी भी समय, तत्समय उस समय धन के रूप में उपयोग में लाई जा रही है और किसी राज्य या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शक्ति के प्राधिकार द्वारा अस्टांपित हो और प्रचलित धातु है। यानी कि सिक्का जो है तत्समय धन के रूप में प्रचलित है, जो राज्य या सरकार के प्राधिकार के अंतर्गत, शक्ति के अंदर अस्टांपित और प्रचलित धातु है, उसको सिक्का कहते हैं। भारतीय सिक्का क्या है? भारतीय सिक्का जो है भारत सरकार द्वारा धन के रूप में कभी जारी किया गया था और भारत सरकार द्वारा अस्टांपित था, चाहे वो मौर्य काल में हो, चाहे गुप्त काल में हो, चाहे वो जो सल्तनत काल में हो, कुतुबुद्दीन ऐबक चलाया हो, चाहे वो अलाउद्दीन खिलजी चलाया, और चाहे मुगल पीरियड में चला, और उसके बाद चाहे अंग्रेजी शासन काल में चला, और भले ही अब आज़ादी के बाद भारत सरकार चला रही है। तो तत्समय प्रवर्त, यानी कि तत्समय भारत सरकार के प्राधिकार द्वारा अस्टांपित एक धातु है, जो कि भारत सरकार के प्राधिकार के अंतर्गत ये चलाई जाती है। इसी प्रकार सिक्का भी राज्य द्वारा या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शक्ति द्वारा, कोई भी है, चाहे जर्मनी की है, चाहे जापान की है, चाहे किसी भी देश की है, वहाँ की प्राधिकार से, संप्रभुता संपन्न शक्ति द्वारा और उसके प्राधिकार से चलाएगी कोई धातु है, जो वहाँ की स्टाम्पित धातु है, वह सिक्के के अंतर्गत आएगी। तो दोनों की लगभग एक जैसी ही है। प्री एग्जाम में जो खासकर एपीओ में, पीसीएसजे में भी आता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी सिक्का है या भारतीय सिक्का है। देखो, जो कोड़ियां हैं वे सिक्के नहीं हैं। धारा 230 में जो है दृष्टांत बता दिया गया कि कोड़ियां सिक्के नहीं है। अस्टांपित धातु या अस्टांपित तांबे के टुकड़े जो कि कभी लेन देन में चलते थे, कोई दिक्कत नहीं, वे अस्टांपित नहीं थे, तो वे सिक्के नहीं हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि लेन देन में कोड़ियाँ भी चलती थी, आदि आदि प्राचीन काल में चलते थे, तो वे लेन देन में विनिमय की एक वस्तु विनिमय में चलते थे, लेकिन वे तत्समय भारत सरकार द्वारा प्रचलित या अस्टांपित धातु नहीं थी। अगर अस्टांपित सिक्के थे तो उनको भारतीय सिक्के माने जाएगा, अन्यथा नहीं माने जाएगा। जैसा कि पदक सिक्के नहीं है। कंपनी रुपया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है रुपया भारत में प्रचलित करती थी, वो उस समय की भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत अस्टांपित सिक्के थे, वे आज भी प्रचलित है, उनको भारतीय सिक्का माना जाएगा। फुरुखाबादी रुपया जो है उसको भी भारतीय सिक्का माना जाएगा, क्योंकि जो रियासतें थी उस समय की, जो जागीरें थी, उनको जो है मुगल पीरियड में और सल्तनत पीरियड में प्राधिकार दे रखा था कि आप अपने नाम के या अपने रीजन में इस प्रकार सिक्के प्रचलित कर सकते हो। तो वे आज भी भारतीय सिक्के बने हुए हैं और उनका वही वो है, यानी कि मूल्य उनका बढ़ा हुआ है। जैसा आज हम जाते हैं कोई चांदी का सिक्का खरीदने के लिए, तो उसकी कीमत 900 रुपये या 1000 रुपये तो चल रही है, चाहे विनिमय के रूप में चल रही, लेकिन वे चल रहे हैं, यानी कि भारत सरकार द्वारा कभी प्रचलित धातु के टुकड़े थे और वे इस प्रकार से सिक्के के रूप में चल रहे हुए हैं। इसी प्रकार से अगले है कि इनका कूटकरण भी होता है, काउंटरफिट लोग करते हैं, नाजायज फायदा उठाते हैं
कि समाज में इस प्रकार से फेक सिक्के जारी करना, उनमें जो है कूटकर की परिभाषा जो है आपने पहले पढ़ी है। कूटकर ऐसा होता है काउंटरफिट, यानी कि एक ओरिजिनल सिक्के के समान ही दूसरा सिक्का जारी करना, उसके समान ही, भले ही वो क्या नाम जी है हुबहू ऐसा लगे, लेकिन उसमें कुछ न कुछ कमी हो, यानी भारत सरकार द्वारा वह जारी किया गया नहीं है। तो इस प्रकार से कूटकर्ण भी करते हैं। तो कूटकर्ण 231 में बताया गया है। सिक्का कोई भी है, चाहे वो नेपाल का है, चाहे जर्मनी का है, चाहे जापान का है, चाहे अमेरिका का है या किसी भी अन्य देश का है, तो उस सिक्के का अगर कोई व्यक्ति भारत में कूटकर्ण करेगा तो वह 231 के अंतर्गत आएगा। अगर भारतीय सिक्के कूटकर्ण करेगा कोई व्यक्ति तो 232 के अंतर्गत आता है। अगर कोई व्यक्ति जो है सिक्के के कूटकर्ण के लिए उपकरण बनाता है या बेचता है सिक्के के लिए, जो विदेशी सिक्का है उसके लिए, तो यहाँ पर सेक्शन 233 के अंतर्गत वह दंडित होगा। और धारा 234 में जो है भारतीय सिक्के को का जो है इस प्रकार से भारतीय सिक्के कूटकर्ण के लिए उपकरण बनाना या बेचना जो है 234 के अंदर आता है। इस प्रकार से और भी धाराएं हैं जो कि 254 तक जो सिक्कों के बारे में बताई गई है। यानी कि सेक्शन 230 में सिक्कों को परिभाषित कर दिया गया। सिक्का चाहे वो विदेशी हो, भारतीय सिक्कों को जो परिभाषित किया गया है वो भी 230 में किया गया है। 231 में सिक्का कूटकर्ण है। 200 ये किसी भी देश का हो सकता है। 232 में भारतीय सिक्के कूटकर्ण है। 233 सिक्के कूटकर्ण के लिए उपकरण बनाना या बेचना है, यहाँ पनिशमेंट दिया गया। 234 में भारतीय सिक्के के कूटकर्ण करने के लिए उपकरण बनाना या बेचना है। और धारा 255 जो है भारतीय जो स्टाम्प पेपर हैं उनका कूटकर्ण के बारे में बताया गया है। 255 से लेकर 263 ए तक भारतीय जो सरकारी स्टाम्प हैं उनके कूटकर्ण के लिए प्रावधान किया गया है, क्योंकि ये भी एक जो है क्या नाम ये ऐसा ही है जिसके बारे में यहाँ कूटकर्ण जो करता है उसको जो है दंडित करने के संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। भारत में अब अब्दुल करीम तेलगी का एक महत्वपूर्ण केस है जो सरकारी स्टाम्पों में उसने बहुत बड़ा घोटाला किया था, लगभग 2002 के या 3 में बहुत बड़ा, जिसमें कि पूरे भारत में यहाँ पर सरकारी स्टाम्पों को में जो है घोटाला किया और उसने जो है कूटकर्ण किया था बहुत बुरी तरह। यानी कि अपने फेक जो जाली स्टाम्प थे वो पूरे भारत में जो है फैला देते, हर जगह फैला देते। तो उसका बहुत क्रिमिनल माइंड के अंतर्गत उसको दंडित का नाम जो है, फिर वो बाद में जेल में रहा वगैरह रहा, ट्रायल चला, जो कि पहला जो पूर्ण रूप से ट्रायल था ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो ट्रायल चला था वो अब्दुल करीम तेलगी का चला था सबसे पहले, जो सरकारी स्टाम्पों के कूटकर्ण से संबंधित मामला था। ठीक है जी। तो ये कूटकर्ण के बारे में इस प्रकार से। अगला अध्याय आता है अध्याय 14 जो पब्लिक न्यूसेंस के बारे में बात होता है। पब्लिक न्यूसेंस, अच्छा एक चीज रहेगी इसमें, अध्याय 14 जो है यहाँ पर पब्लिक न्यूसेंस, लोक न्यूसेंस के बारे में बताता है। लोक उपताप हिंदी में कहते हैं, लोक उपताप। सेक्शन 268 में पब्लिक न्यूसेंस को के बारे में बताया गया है कि पब्लिक न्यूसेंस क्या है। देखो भाई, न्यूसेंस जो है यानी कि उपताप दो प्रकार का होता है, लोक यानी कि पब्लिक न्यूसेंस और प्राइवेट न्यूसेंस, दो प्रकार का होता है। पब्लिक न्यूसेंस के लिए जो रेमेडी है, एक तो 268 से लेकर क्या नाम 269 से लेकर 291 तक पनिशमेंट से संबंधित धाराएं बताई गई हैं। और इसमें ये तो है ही, इसके साथ ही साथ सेक्शन 133 सीआरपीसी में पब्लिक न्यूसेंस को प्रोहिबिट करने के लिए डीएम, एसडीएम और राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को प्राधिकृत किया गया है कि वो पब्लिक न्यूसेंस के रोकने के लिए
कंडीशनल ऑर्डर दे सकता है बिना दूसरे पक्षकार को सुने। कंडीशनल ऑर्डर इस प्रकार से जारी कर सकता है। इसके लिए दूसरी रेमेडी है कि सेक्शन 92 सीपीसी के अंतर्गत सिविल वाद भी चल सकता है, यानी कि 2 and more पर्सन कोर्ट की परमिशन से सूट ला सकते हैं, या एडवोकेट जनरल जो है पब्लिक न्यूसेंस को रोकने के लिए सेक्शन 92 के अंदर सूट दायर कर सकता है। तो इसके लिए क्रिमिनल में 269 to 291 के अंतर्गत जो है दंडात्मक प्रावधान दिए गए हैं, और यहाँ पर कंडीशनल जो है ऑर्डर देने की शक्ति डीएम, एसडीएम और राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को दी गई है। इसी प्रकार सेक्शन 92 में सीपीसी में यहाँ 2 या 2 से अधिक व्यक्ति न्यायालय की अनुमति से वाद कर सकते हैं पब्लिक न्यूसेंस को रोकने के लिए, और उसमें कंपनसेशन प्राप्त कर सकते हैं, व्यादेश जारी कर सकते हैं। सेक्शन और एडवोकेट जनरल भी क्या नाम जो है यहाँ पर वाद प्रस्तुत कर सकता है। प्राइवेट न्यूसेंस के लिए केवल सिविल रेमेडी है जो लॉ ऑफ कोर्ट के अंतर्गत दी गई है। यहाँ सिविल रेमेडी, ओनली सिविल रेमेडी होती है, क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होती है, रेमेडी होती है। तो इस प्रकार से पब्लिक जो न्यूसेंस है वो 2 प्रकार का होता है, पब्लिक न्यूसेंस और प्राइवेट न्यूसेंस, और उसके बारे में क्या क्या रेमेडी है ये मैंने आपसे बताई। अब इसको देखते हैं, इसको परिभाषित 268 में इसकी परिभाषा को जरा गौर से फरमाते हैं कि क्या बात इसमें की गई है। देखो, इसके जो आवश्यक तत्व हैं, किसी कार्य को करना या करने में अवैध लोभ करना, यानी कि यहाँ कार्य और अवैध लोभ दोनों अगर ऐसे कार्य से किए जाते हैं, ऐसा कार्य लोभ किसी व्यक्ति को यानी कि समाज को सामान्य क्षति, संकट या क्षोभ या बाधा उत्पन्न करता हो तो उसको पब्लिक न्यूसेंस कहते हैं, जिससे कि जन सामान्य में या जन सामान्य से जो है ऐसे कार्य या लोभ से जो संकट, क्षति या बाधा या क्षोभ उत्पन्न हुआ जन सामान्य को, तो वह पब्लिक न्यूसेंस होता है। यानी कि एक ऐसा कार्य या अवैध लोभ है जिससे जन सामान्य को यानी कि जनता जनार्दन को, लोक को क्षति, संकट, बाधा या क्षोभ उत्पन्न होता है तो उसको पब्लिक न्यूसेंस कहते हैं। देखो, रात में जब लोग सो रहे हों और कोई पड़ोसी इस प्रकार से मोहल्ले में डीजे बजाता है जिससे कि लोग जाग जाते हैं, उनकी निंद्रा जो है में यहाँ बाधा उत्पन्न होती है, तो यहाँ क्षति, संकट या क्षोभ उत्पन्न होगा, तो इसीलिए पब्लिक न्यूसेंस है। अगर किसी मोहल्ले में एक अच्छा प्रतिष्ठित मोहल्ला है जहाँ पर अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति रहते हैं, और वहाँ पर कोई महिला या वेश्यावृत्ति करती है तो वो भी जो है पब्लिक न्यूसेंस ही होगा। रास्ते में लोग ताश या जुआ खेलते हैं और आने जाने वाले लोगों को उससे क्षोभ उत्पन्न होता है तो वह भी पब्लिक न्यूसेंस है। एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति रास्ते पर जहाँ से जन सामान्य गुजरता है वहाँ पर किसी पशु का वध करते हैं, उसकी कर्राह से लोग जो हैं विचलित, उनको जो है संकट, बाधा या क्षोभ उत्पन्न होती है तो वह भी पब्लिक न्यूसेंस के अंतर्गत आता है। पब्लिक जो रास्ते हैं, जो लोग मार्ग हैं, वहाँ पर अगर कोई नग्न तस्वीर लगा दी जाए जिससे कि आने जाने वाले महिलाओं और पुरुषों को जो है उससे क्षोभ उत्पन्न होता है तो वह भी पब्लिक न्यूसेंस है। या किसी मोहल्ले में दिन में ही कोई भट्टी लगा देगी जिससे बहुत ज़्यादा धुआं उठता है और आसपास के लोग जो है बहुत परेशान होते हैं, या कोई ऐसा कोई कारखाना लगा दिया जिससे कि वहाँ पर जन सामान्य का रहना दुर्भर होएगा तो वह पब्लिक न्यूसेंस है। तो आदि आदि कार्य इस प्रकार से, मान लो कोई सड़क बैठा और उसके घाव है या कोड़ होएगा और वह अपने घाव को मेले में या सार्वजनिक रास्तों पर कुरेदता है जो आने जाने वालों को क्षोभ उत्पन्न करते हैं तो वो भी पब्लिक न्यूसेंस है।
देखो, पब्लिक न्यूसेंस के लिए मेंस एरिया आवश्यक नहीं है, यानी कि पब्लिक न्यूसेंस जो है कठोर दायित्व के अंतर्गत आता है। तो यहाँ आपराधिक मन स्थिति का होना आवश्यक नहीं है कि उसकी क्या नाम मेंस एरिया नहीं था इसीलिए उसको दोषी नहीं, मेंस एरिया यहाँ अब्सेंस है। पब्लिक न्यूसेंस क्योंकि कठोर दायित्व के अंतर्गत आता है। मैंने दुरास्य का जब वो पढ़ा था तो उसमें जो है इसके अपवाद बताए थे कि आपराधिक मन स्थिति के क्या क्या अपवाद हैं, वे उनमें से पहला था पब्लिक न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस में आपराधिक मन स्थिति की कोई आवश्यकता नहीं होती, ये अपने आप में एक अपराध है। ठीक है जी। तो ये कुछ उदाहरण बताए जो कि पब्लिक न्यूसेंस के बारे में हैं। उसके बाद में 269 से लेकर और 290 तक जो है ये यूं धाराएं हैं जिनमें कि अलग अलग रूप से अगर कोई खाद्य पदार्थों में मिलावट करता है या किसी जो विक्रय के लिए दवाइयाँ हैं उनमें मिलावट करता है, या कि क्या इस प्रकार से प्रदूषण, चाहे वायु प्रदूषण हो चाहे जल प्रदूषण आदि आदि इस प्रकार से करता है, तो उनके लिए अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। तो मैं आपसे बताता हूँ इसके बारे में। 269, अगर उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य है, तो वहाँ पर मान लो किसी का हैजा हो गया, प्लेग हो गया, कोरोना हो गया और वो सार्वजनिक मार्गों पर घूमता है, सार्वजनिक स्थानों पर घूमता है, जिससे कि और लोग भी उससे प्रभावित हो सकते हैं, तो 269 के अंतर्गत उसको प्रोहिबिटेड किया गया, उसको दंडनीय बनाया गया है कि इस प्रकार से लोगों में संकट उत्पन्न न हो। इसीलिए सेक्शन 272 जो है विक्रय के लिए आश्रित खाद्य पदार्थों में मिलावट करना, जो कि मिलावट कर दी। बहुत से ऐसे हैं कि दूध में पानी मिला दिया या घी में वनस्पति तेल मिला दिया, ये हानिकारक नहीं है। जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, अगर वो कार्य उन खाद्य पदार्थों में मिलावट के अनुसार होता है, तो वही 272 के अंदर दंडनीय है। यानी कि कोई ऐसा का नाम खाद्य पदार्थ जिसमें कि उसने मिलावट की और उस मिलावट से वो मानव शरीर के लिए हानिकारक होती है, जैसा कि तेल में कुछ ऐसी कोई चीज़ मिला दी जो कि मानव शरीर के लिए हानिकारक है, आदि आदि होती है। लेकिन दूध में पानी मिलाना या घी में वनस्पति तेल को मिलाना जो है मानव शरीर के लिए हानिकारक नहीं होता, इसीलिए धारा 272 के अंदर दंडनीय नहीं है। उसके बाद हम जल प्रदूषण की बात करते हैं। अगर कोई लोक जल स्रोत है, जैसा कि कोई झील है, नदी है आदि को जो जन सामान्य के लिए उपयोगी है, उसमें जो है गंदगी फेंकता है या उसको गंदा करता है, तो 277 के अंदर अगर लोक जल को कुलसित कर रहा है व्यक्ति, तो उसके बारे में दंड का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार नेक्स्ट है वायु प्रदूषण करना। 278 में अगर वायुमंडल में जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ऐसा कोई कार्य करता है, तो वहां पर 278 के अंतर्गत यानी कि वायु प्रदूषण कर रहा और वायु प्रदूषण के अंदर वह दंडित करने का प्रावधान जो 278 में किया गया है। देखो 279 यानी कि उपेक्षापूर्ण या उतावलेपन से कोई ऐसा कार्य अभियुक्त द्वारा किया जा रहा जिससे कि जनता को संकट उत्पन्न हो सकता है या कोई इस प्रकार से हानि उत्पन्न हो सकती है, अभी हुई नहीं, या किसी को ये चोट लग सकती है, क्षति हो सकती है, तो वहाँ पर 279 के अंदर अपने दंडित करने का प्रावधान किया गया है। जैसा कि कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल में जा रहा या कार में जा रहा और अपने कान के नीचे मोबाइल दबा के इस प्रकार चलता है, या सड़क पर लहरें देकर कोई मोटरसाइकिल चलाता है, जिससे कि ये खतरा है कि उससे जन सामान्य को क्षति हो सकती है, संकट हो सकता है, तो वहाँ पर 279 के अंतर्गत उसको दंडित करने का प्रावधान किया गया है। यानी कि मानव जीवन को वह संकट उत्पन्न करता है। फोन पे मान लो फोन लगा रखा, तो उसका ध्यान फोन में है या गाड़ी मोटरसाइकिल चलाने में है, तो वहाँ पर संकट उत्पन्न हो सकता है मानव को। तो या कोई गाड़ी हाँक रहा या चाहे वो कार चला रहा या इस प्रकार से मोटरसाइकिल चला रहा, तो उससे संकट उत्पन्न, मानव को संकट उत्पन्न होने की जहाँ संभावनाएं हो जाती हैं 279 हो जाती है। अगर जहाँ इस प्रकार से चोटकारी रहती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो 304A के अंतर्गत आता है।
उपेक्षापूर्ण कार्य से जो मानव संकट के लिए हानिकारक था और उससे जो है मानव को संकट उत्पन्न होगा और उसकी मृत्यु होगी, तो सेक्शन 304A के अंतर्गत वह उपेक्षा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। 289 तक कि में पब्लिक न्यूसेंस के जो अलग अलग धाराएं बताएगी उनको दंड का प्रावधान अलग अलग कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई पब्लिक न्यूसेंस किया जिसके लिए जो है यहाँ 269 से लेके और 289 तक में कोई प्रावधान नहीं है, तो उसको दंडित करने का प्रावधान 290 के अंतर्गत है। यानी कि न्यायालय ऐसे अगर कोई भिन्न भिन्न धाराओं में इस प्रकार से नहीं बताया गया पब्लिक न्यूसेंस के बारे में, उस न्यूसेंस के बारे में, तो वहाँ न्यायालय जो है उसको सेक्शन 290 के अंदर दंडित कर सकता है। लेजिस्लेचर ने ये प्रावधान किया है। उसके बाद है 291, यानी कि सेक्शन 133 CRPC के अंतर्गत कंडीशनल आदेश दिया पब्लिक न्यूसेंस रोकने के लिए, और वहीं पर सेक्शन 142 के अंतर्गत व्यादेश यानी कि इंजेक्शन ग्रांट कर दिया कि इस प्रकार से पब्लिक न्यूसेंस नहीं किया जाएगा। और वह व्यक्ति जानबूझकर उस व्यादेश को भंग करता है जो डीएम ने या एसडीएम ने या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने 142 के अंतर्गत दिया है। अगर उसको ब्रीच करता है या भंग करता है तो उसके दंड का प्रावधान जो 291 के अंतर्गत दिया गया है। तो इस प्रकार से आगे दो धाराएं हो रहे हैं। अश्लील वस्तुओं आदि का विक्रय आदि, अश्लील वस्तुएं उसका जो है विक्रय करता है, चाहे कोई पुस्तक हो, पुस्तिका हो, रेखा चित्र हो, रंग चित्र हो, रूपण हो, या किसी प्रकार की भी कोई का नाम वस्तु हो जो कि अश्लील समझी जाती है या अश्लील समझी जाती है, जो व्यक्तियों को, जो सामान्य व्यक्ति हैं उनमें कामुकता उत्पन्न करती है, तो उसको दंडित करने का प्रावधान जो है 292 में दिया गया है। इसमें 2 वर्ष तक का कारावास है। और इस पर जो है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट केस है जो कि अधिकांशतः एग्जाम आता है, हिकलिन टेस्ट या हिकलिनवाद, जो अंग्रेजी न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित किया गया है। और उसमें यह बताया गया है कि अश्लीलता किसे कहते हैं, यानी कि इस केस में अश्लीलता का परीक्षण किया गया था, टेस्ट किया गया था कि अश्लील पुस्तक किसे कहेंगे या रेखा चित्र किसने कहेंगे, अश्लीलता है क्या चीज, वह ऑब्सनिटी है क्या। तो यहाँ पर यह बताया गया था कि ये देखना चाहिए क्या वह वस्तु जिसके अश्लील होने का आरोप लगाया गया है ऐसी प्रकृति की है कि उन व्यक्तियों के मन में अनैतिक या भ्रष्ट विचारों को उत्पन्न करती है जिनके हाथों में वे पड़ जाए। अगर वह पुस्तक, रेखा चित्र, रंग चित्र या रूपण ऐसे व्यक्तियों में, सामान्य जन के हाथ में पड़ जाए और वह उनके मन में अनैतिक या भ्रष्ट आचरण उत्पन्न करती है, तो उसको अश्लील माना जाएगा। यही जो टेस्ट है भारत में भी इसी प्रकार से लागू होता है। तो हिकलिन टेस्ट का केस जो है बहुत आता है। उसके बाद में अगर तरुण व्यक्तियों को सेक्शन 293 बताएगा, तरुण व्यक्ति किसे कहेगा, जिसकी आयु 20 वर्ष से कम की है। तरुण व्यक्तियों को सेक्शन 92 के अंतर्गत जो ऑब्सनिटी की पुस्तक, रेखा चित्र, पुस्तिका आदि बताई गई है उनका विक्रय करता है, तो वहां दंडित करने का प्रावधान 293 के अंतर्गत है। 294 में अश्लील कार्य और गाने, अगर लोक स्थान पर कोई व्यक्ति अश्लील कार्य करता है या अश्लील गाने गाता है तो उसका पनिशमेंट कर देने का जो धारा है 294 है। यानी कि 294 के अंदर कोई पार्क है या कोई सार्वजनिक मार्ग है आदि आदि जगह पर अगर अश्लील कार्य करता है या वह गाने गाता है, रेलवे है, बस है, आदि आदि चीज़ें हैं, तो वहाँ पर जो है उसको 294 के अंदर दंडित किया जाएगा। तो जो आज का मैंने आपसे चैप्टर जो बताया 14 और 14 में से जरूर प्री एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। मेंस एग्ज़ाम के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन प्री एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।